लास्ट क्लास में हमने सीखा था ना व्हीट स्टोन ब्रिज। मैंने बताया था उसमें कि R1/R2 अगर इक्वल हो जाएगा R3/R4 पे तो उसको हम कहते थे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और उस सिचुएशन में अगर जो बीच का रेजिस्टर था जो ब्रिज वाला था उसमें से करंट पास नहीं होता था। अगर गैल्वेनोमीटर रख देंगे तो उसमें से करंट पास नहीं होता है। और फिर हम उसको वहां से हटा सकते हैं और हम अपने सर्किट को फिर सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर बीच पे रेजिस्टर होगा तो करंट पास नहीं होगा। अगर बीच पे कैपेसिटर होगा तो वहां पे चार्ज स्टोर नहीं होगा। सीधी सी बात है। ऐसा। अब एक मैं डिवाइस बताने जा रहा हूँ और उस डिवाइस का नाम है मीटर ब्रिज। ये क्या कहते हैं हमारे सिलेबस में है। और ये जो है ना हमारे स्कूल चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो आईएससी बोर्ड हो, स्कूल के जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें आता ही आता है, ये गारंटी है। तो अगर अब यहाँ पर सीखा हुआ रहेगा थ्योरी पे तो प्रैक्टिकल करना भी आसान हो जाएगा इसका। इसमें से क्वेश्चन मेंस में, नीट में और एडवांस में मतलब बहुत ज्यादा चांस है आने के, बिकॉज मैंने बता करके रखा है कि हमारे एंट्रेंस में ना लगभग ऐसे 20% क्वेश्चन होते हैं। मतलब हमारे जो क्या कहते हैं 20% क्वेश्चन जो एंट्रेंस में आते हैं वो प्रैक्टिकल सिलेबस से आते हैं। जैसे मीटर ब्रिज हो गया, लेंस हो गया, रेजोनेंस ट्यूब हो गया, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज। ये क्या एक एक्सपेरिमेंट का टॉपिक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करता है हमारे उसमें भी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट लिखेंगे मीटर ब्रिज का। इंट्रोडक्शन ये है, इंट्रोडक्शन। इट इज यूज्ड टू मेजर unknown, it is used to measure unknown resistance। ठीक है, जैसे हमें कोई भी तार दी गई है, बता पूछा जाएगा बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो उस रेजिस्टेंस को नापने के लिए हम यूज करते हैं डिवाइस मीटर ब्रिज। इसके बाद नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। तीसरा डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। इसके बेसिस पे ना न्यूमेरिकल भी बहुत बार देखा मैंने आए हुए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो फटाफट हम लोग पहले इसकी थ्योरी पढ़ते फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। और इसकी डायग्राम थोड़ा बड़ा है इसका तो मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ, इतना पहले लिख लो। फिर डायग्राम में नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में ड्रॉ करूंगा। आगे बढ़ते। डायग्राम ड्रॉ करते पहले हम लोग इसका। ये ऐसा वुडन बोर्ड होता है। उसके बाद यहाँ पे हो जाता है हमारा हेलो।
मंथन अभी टेस्ट मैंने टेस्ट मुझे फिर से शेड्यूल करना पड़ेगा, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी। तुम 8 बजे दे देना ना, ठीक है ना? यहाँ पे ऐसे होती है, कॉपर की स्ट्रिप होती है। यस, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसा कंप्लीट कर देते हैं। ये जो स्ट्रिप होती है ये बनी होती है ब्रास, दैट इज एलॉय ऑफ कॉपर ओनली। और यहाँ पे एक स्केल लगा होता है, ऐसे करके, ठीक है। और इस स्केल पे के यहाँ पे ना वायर लगी होती है बीच में। ये मीटर स्केल होता है, ये स्केल की लेंथ 1 मीटर होती है। एक्चुअली ये जो स्केल की लेंथ होती है 1 मीटर होती है। और इसके ऊपर ना यहाँ पे हम लोग ऐसे यहाँ पे क्या कहते हैं, जो हुक लगा होता है या जिसको हम लोग बोल सकते हैं नेल लगी होती है, स्क्रू लगा होता है। स्क्रू जो लगा होता है उस 2 स्क्रू को ना 2 स्क्रू के बीच में क्या करते हैं, ऐसे करके वायर जॉइन कर देते हैं। ठीक है, ये स्केल होता है, ये वायर होती है। मैं यहाँ पे लेबल भी कर देता हूँ। अच्छा, लेबल लास्ट पे कर दूँगा, ठीक है। ये रेड क्या होगी, वायर हो गई। और रेड के बैकग्राउंड में क्या है, ये मीटर स्केल। उसके बाद यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं सेल। ये कनेक्टिंग वायर से लो यहाँ से। यहाँ पे से कनेक्टिंग वायर से ऐसे। और यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग सेल। यहाँ लगा देंगे हम लोग एक गैल्वेनोमीटर। की लगा दो यहाँ पे। ये रियोस्टेट हो गया। यहाँ की लगा। ये सब क्या मेन बैटरी होती है, ये सब एसेसरी है खाली। हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। क्योंकि हमारे स्कूल के लैब में क्या होता है, वहाँ पे ना एक बैटरी एलिमिनेटर करके यूज़ होता है। तो बैटरी एलिमिनेटर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो उसके अंदर होता है रेक्टिफायर, जो कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हमारे वहाँ पे डीसी करंट चाहिए होती है लैब में। और दूसरी बात, वो वोल्टेज को बहुत कम कर देता है, मतलब ढाई 240 वोल्ट को वो कर देगा। वहाँ पे नॉब लगा होता है, उसको घुमाते चले जाओगे तो 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, ऐसे जितना वोल्ट चाहिए होता है ना, उतना वोल्ट हम लोग वहाँ पे उसको क्रिएट कर सकते हैं। जितना वोल्ट चाहिए उतना वोल्ट हम लोग वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो वो क्या होता है, बैटरी और रियोस्टेट का कॉम्बिनेशन हो जाता है बैटरी एलिमिनेटर।
अब उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लगाते हैं ऐसे करके अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया अननोन रेजिस्टेंस। और ये हो गया हमारा नॉन रेजिस्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। यहाँ पे लगा होता है गैल्वेनोमीटर और यहाँ आता है जॉकी। ये पूरा सेटअप हमारा हो गया किसका, मीटर। हमें इस रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू नापनी होती है, ठीक है, जो अननोन रेजिस्टेंस होता है ना उसको नापना होता है। और ये मीटर बेस का डायग्राम होगा। नाम क्यों दिया गया मीटर बेस, क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर की वायर होती है। इस डायग्राम को फटाफट जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट कर लो, मुझे टाइम लगा था क्योंकि मुझे वो सब लाइन ड्रॉ करने में टाइम लगता है ऐसे यहाँ पे जूम पे। फटाफट अपनी नोटबुक में डायग्राम को कॉपी कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। सर सिर्फ 1 सेकंड के लिए पीछे करोगे? हो गया सर। सर आपको आपने वो नीचे बताया था वो तो वापस बता देना क्या था? नीचे सर एकदम नीचे जो सेल के बाजू में था ये आप बोल रहे। हाँ सर। ये रियोस्टेट बोलते हैं इसको। ये बैटरी हो गई, ये हो गया, ये मीटर स्केल हो गया, ये वायर हो गई। ये वायर जो होती है कॉन्स्टेंटन की बनी होती है, ताकि थोड़ा वायर गर्म भी अगर हो जाए ना तो इसके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क ना पड़े। ये नॉन रेजिस्टेंस हो गया, ये स्ट्रिप हो गया मेड ऑफ ब्रास, और ये हो गया कनेक्टिंग वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर बाकी है। जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो।
दिखा देना। हो गया सर। ठीक है, ओके। और ये ऐसे करके ना वहां पे लिख देना L, और ये लिख देना 100 माइनस। अब देखो होता क्या है, इसको यूज करने का क्या कि ये हमारा पूरा सेटअप होता है। जो वायर होती है वो किसकी बनी होती है, कांस्टेंटन की बनी होती है, ताकि बिकॉज कांस्टेंटन का जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत ही कम होता है। बहुत बड़े सवाल पूछा गया है, ठीक है, तो लिख भी लो नोटबुक में दैट वायर इन मीटर ब्रिज इज मेड ऑफ कांस्टेंटन वायर इन मीटर ब्रिज। ये वाइवा में, ये 1 मार्क में बहुत कॉमनली पूछा हुआ क्वेश्चन होता है। इज मेड ऑफ कांस्टेंटन because it has low coefficient of resistivity। तो वायर अगर ज्यादा गर्म भी अगर हो जाती है तो उसके रेजिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ता। अब एक चीज और यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में भी सीख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो मैंने बोला था रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करते हैं, ठीक है, ये क्या होता है वो देखो। रेजिस्टेंस बॉक्स इज यूज टू क्रिएट द रेजिस्टेंस ऑफ डिजायर्ड हेलो 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 ऑफ डिजायर्ड वैल्यू। तो वो रेजिस्टेंस बॉक्स पे एक्चुअली होता क्या है कि थोड़ा समझोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पे ना ऐसे करके इस तरह से हेलो हेलो यहाँ पे ना ऐसे करके दो एंड होते हैं और यहाँ से ना ऐसे करके वायर होती है जो जो कॉइल्ड होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक की होता है इस तरह से। ये काफी थिक होता है, ठीक है, और ये बना होता है कॉपर का। और ये वायर जो होती है ना, ये वायर कोई हाई रेजिस्टेंस मटेरियल की बनती है, नाइक्रोम सब की बनी होती है वैसे वायर, ठीक है। नाइक्रोम का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है और उसका रेजिस्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होता है। अब यहाँ पे क्या करंट भेजा जाएगा, मान लो प्लस से माइनस। तो अब अगर मान लो हमने ये जो वायर होती है इसकी हेलो हाँ, तो ये ऐसे कॉपर वायर होती है। अब यहाँ से क्या करंट जाएगी, तो ये काफी थिक होता है जो कॉपर का जो होता है ना, देखोगे ना जब जाके की, तो की कुछ ऐसा होता है और एकदम इस तरह से, ये भी ऐसा शेप होता है।
और बहुत मोटा होता है ये। तो करंट अगर यहाँ से पास करेगी तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो करंट जब जाती है यहाँ से, इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो सीधा निकल जाए, नहीं तो इस कॉइल में घूम करके आगे जाए। ये कॉइल का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर हमने की को ऐसा रखा है ना, तो ये करंट डायरेक्टली निकल जाएगी और यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर नहीं होगा, रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो वहाँ पे लिखा रहता है 2 ओम, 4 ओम, अगर मान लो यहाँ पे हमने अगर इस की को निकाल दिया, जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा होगा, जो भी कंपनी लिखती है ए व व वायर का रेजिस्टेंस नाप करके, तो अगर ये की निकाल दिया हमने, तो करंट के पास फिर एक ही ऑप्शन बचेगा कि करंट कैसे जाएगी? करंट यहाँ से घूम करके जाएगी और इसका जो रेजिस्टेंस होगा कॉइल का वो 2 ओम होगा जो लिखा होगा वहाँ पे। तो करंट जब ऐसे जाएगी तो हमें कितना रेजिस्टेंस मिलेगा? 2 ओम का मिलेगा या 5 ओम लिखा है तो 5 ओम का मिलेगा और ऐसे करके बॉक्स में जो है ना फिर इधर भी रेजिस्टेंस होता है, इधर भी होता है, पूरा सेटअप बना होता है वो। वहाँ पे 1 ओम 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, अ 10 ओम, ठीक है, 50 ओम ऐसे होते हैं। जैसे हमारे पास कैसे सिक्के होते हैं, रुपए कैसे होते हैं? ₹1 होता है, ₹2 होता है, ₹3 नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पे 3 नहीं होगा। ₹4 नहीं होता है, ₹5 होता है, 5 का सिक्का होता है, 10 का सिक्का होता है, 10 का नोट होता है। इन द सेम वे 25 का नहीं होता है, 50 का होता है। लेकिन हम लोग के पास जितने भी अवेलेबल अमाउंट होते हैं, हम उन सब से कोई भी अमाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ भी ऐसी कहानी होती है। अगर हमको चाहिए 3 ओम, तो 2 से निकालोगे और 1 से निकालोगे, 2 से निकालोगे, 3 ओम बन जाएगा। 5 ओम चाहिए, 4 ओम चाहिए, 2 ओम का निकाल दो और फिर 2 ओम का निकालो, 2 ओम के 2 होते हैं, ठीक है? 2 ओम के निकालो, 2 ओम के 4 ओम हो जाएँगे। अगर बोला जाएगा 5 ओम का निकालने के लिए, तो या तो 5 को निकाल दो, नहीं तो 2, 1 को निकाल दो। अगर बोला जाएगा 6 को निकालने के लिए, तो 1 को निकाल दो और 5 को निकाल दो, 6 हो जाएगा। इस तरह से हम वहाँ पे जो भी की को निकालते हैं, हम वहाँ पे उतना रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हैं, क्लियर? इज़ यूज्ड टू क्रिएट द रेजिस्टेंस ऑफ द डिजायर्ड वैल्यू बाय बाय टेकिंग आउट सूटेबल की। जब रेजिस्टेंस बॉक्स को पूरा खोल करके अगर अंदर से देखोगे ना, तो उसमें से वायर कॉइल करके वायर्स दिखेंगे, ठीक है? वो तो पूरा बंद डब्बा होता है, बाहर से नहीं दिखता, पूरा अंदर खोल के देखना पड़ेगा, पूरी वायरिंग होती है अंदर में, सूटेबल वैल्यू, ठीक है? तो ये रेजिस्टेंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद देखो आगे और ये एक्चुअली कॉइल करके अंदर क्यों रखा जाता है? इसके 2 कारण होते हैं। एक तो क्या है, कॉइल करने से ज़्यादा लेंथ की वायर को हम लोग कम वॉल्यूम में एक्कोमोडेट कर सकते हैं। बॉयल करने से। और दूसरा दूसरा कारण क्या होता है कि यहाँ पे ना कुछ मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की वज़ह से क्या होता है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए। उसकी बात हम लोग को अभी नहीं सीखनी है, वो हम लोग सीखेंगे जा करके आगे जा करके, ठीक है? अभी बस याद रखो कॉइल होता है, कॉइल होने से क्या होता है ज़्यादा लेंथ की वायर छोटे वॉल्यूम में आ जाती है। तो ये जो यहाँ डाला था ना मैंने इसके अंदर ऐसे करके, ये चीज़ तो हम लोग की बोलते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस बॉक्स तो आपको समझ में आ गया, वायर किससे बनी थी वो भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगर आगे बढ़े हम लोग, ये लिखा हुआ पूरा? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अब इसमें सेटअप क्या होता है देखो, जैसे कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें ना, तो ये गैल्वेनोमीटर जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे ये चौकी होती है, इस चौकी को हम लोग वायर पे स्लाइड करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं आगे-पीछे और एक ऐसा लोकेशन हमको दिखेगा इस वायर के ऊपर, जब गैल्वेनोमीटर दिखाएगा 0 डिफ्लेक्शन। मतलब ये पूरा सेटअप है ऐसा, हम क्या करते हैं इसको आगे-पीछे स्लाइड करवाते हैं। एक ऐसे लोकेशन पे हमको कैसा डिफ्लेक्शन दिखेगा? 0 डिफ्लेक्शन। क्यों 0 डिफ्लेक्शन दिखेगा? क्योंकि देखो जब 0 डिफ्लेक्शन दिखेगा तब ये जो मीटर ब्रिज है, इट विल बिहेव लाइक ए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। यहाँ पे ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, इधर का रेजिस्टेंस R3 हो जाएगा, इधर का रेजिस्टेंस R4 हो जाएगा। तो R1/R2 इक्वल टू R3/R4 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे उस सिचुएशन में ये गैल्वेनोमीटर जो होगा 0 डिफ्लेक्शन होगा, ऐसे, ठीक है? अब देखो, इसको मैं ऐसा दिखाता हूँ।
in condition of balanced Wheatstone bridge setup R1 by R2 किसके इक्वल हो जाता है? R3 by R4। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे R1 क्या ले लेते हैं? X जो रेजिस्टेंस पता नहीं है। R2 क्या ले लेते हैं हम लोग? R जो रेजिस्टेंस बॉक्स पे क्रिएट हो जाएगा। R3 क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि R3 हो जाएगा ना। अगर ध्यान से देखो तो ये सेटअप यही वाला तो है, बिल्कुल से यही सेटअप है। देखो तो R1 जो कि X है, मान लो अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये R2 अपने को पता नहीं है, R मान लो। ये क्या है? R3। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक की R3, यहाँ से लेके यहाँ तक की R4। ठीक है, तो R3 क्या हो जाएगा यहाँ पे? रो इंटू L1। और R4 क्या हो जाएगा यहाँ पे? रो इंटू 100 माइनस L1। क्योंकि देखो व्हाट इज रो हियर? रो से बेटर होगा ना, यहाँ पे सिग्मा लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। व्हाट इज सिग्मा हियर? सिग्मा इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अगर मान लो वायर का रेजिस्टेंस अगर सिग्मा है 1 मीटर वायर का या 1 सेंटीमीटर का, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। और R4 क्या हो जाएगा? सिग्मा 100 माइनस L1 इंटू सिग्मा। तो ये सिग्मा सिग्मा मर जाएगा। X क्या हो जाएगा? R L1 by 100 माइनस L1। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X। इसको नोट कर दो। तो हमें बैलेंसिंग लेंथ एक बार पता चल जाए ना, लेंथ क्या है, तो आराम से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसको नोट कर दो। कल तुम लोग की क्लास एंड हुई, उसके बाद थी 11th की क्लास। 11th को मैंने पढ़ाया 1 घंटा, ठीक है। और मीटिंग क्या कहते हैं, एंड करना ही भूल गया। बच्चे भी निकल के, मीटिंग एंड की थी नहीं हुई, और रिकॉर्डिंग चालू रह गई। और रिकॉर्डिंग हो रही थी और रिकॉर्डिंग चालू रह गई। मैं चला गया बाहर और लैपटॉप चार्ज पे था लगा हुआ। अब आया वापस, देखा कि मीटिंग एंड ही नहीं हुई है, तो मैंने एंड कर दिया। ठीक है, एंड नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, मीटिंग एंड नहीं हुई। और लैपटॉप ऑफ भी नहीं हुआ क्योंकि चार्जर चार्जिंग पे था। आज मेरे को 11th की क्या कहते हैं वीडियो को कन्वर्ट करना था, तो मैंने उसको रखा कन्वर्ट होने के लिए 10 बजे, ठीक है। और अभी मतलब जब मैं क्लास स्टार्ट करने वाला था अभी 3 बजे, तब तक की वो कन्वर्ट ही नहीं हुई, क्योंकि वो वीडियो कितनी लंबी होगी, लगभग मैंने क्लास 1 बजे स्टार्ट की, 2 बजे खत्म हुई 12th की। और उसके बाद मैं आया था लगभग घर पे 8 बजे। 6 घंटे की वो रिकॉर्डिंग होती रही। और इतनी लंबी वीडियो बन गई होगी, मतलब कि हाँ 6 घंटे की वीडियो बराबर है। इतनी लंबी वीडियो बन गई कि अभी वो कन्वर्ट ही नहीं हो रही है, एकदम धीरे धीरे 15 मिनट में 1% ऐसा हो रहा है। अब अपलोड करूंगा यूट्यूब पे तो पता नहीं कितना है, खा जाएगा वो, तो इसको पूरा क्रॉप करना पड़ेगा। क्रॉप कर देना ना, हो जाएगा। हाँ क्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन पहले तो उसको अपलोड होने में टाइम कितना लग जाएगा यूट्यूब पे भी। और सर फिर तो अभी तो कन्वर्ट ही नहीं हुई है। अभी सर भी ये चेक वाली किया फिर तो 70% खाली कन्वर्ट हुई है, सुबह से 10 बजे से हो रही है। ऐसे कन्वर्ट होने में टाइम इसको मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट लगता है, या 20 मिनट कभी हो गया तो हो गया, उससे ऊपर टाइम ही लगता है।
और सुबह अभी 5-6 घंटे हो गए 70% का कन्वर्ट हुई है। सर ये वाले मैं यूट्यूब पे अपलोड मत करो, डायरेक्ट लिंक ही भेज दो। हाँ, वैसा ही करूँगा कुछ। देखता हूँ डायरेक्टली लिंक ही भेज दूँगा। चलो ये हमारा एक्स आ गया, ये हमारा हो गया अननोन रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है? R इंटू L1 बाय 100 माइनस L1, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हमें जो भी बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी उससे हम लोग रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं यहाँ पे निकाल सकते हैं, एक्स जो अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है? सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं इस पे किसी को? ठीक है। अब इस पे देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर अपने स्कूल की मैं बताऊँ सीबीएसई बोर्ड में खास करके, उनका जो बोर्ड का प्रैक्टिकल होगा ना, सीबीएसई बोर्ड का, उसपे 2 एक्सपेरिमेंट होंगे। क्या-क्या एक्सपेरिमेंट होगा देखो, एक एक तो एक्सपेरिमेंट होगा ना कि टू टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ये रहेगा। तो वो तो सिंपल सा है, वो आगे-पीछे करोगे जॉकी को, गैल्वेनोमीटर जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 दिखाएगा, निकाल लो अननोन रेजिस्टेंस। अभी दूसरा क्या होता है इसमें कि इसपे 2 टॉपिक आते हैं, वो इसपे कम होते हैं, आईएससी बोर्ड में कम आता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। टू वेरिफाई पहला सीरीज लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, और दूसरा क्वेश्चन आता है टू वेरिफाई पैरेलल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। अभी देखो सीरीज लॉ में क्या करना होगा अपने को, जैसे कि मान लो हमें अगर एक्स निकालना है, ठीक है? अननोन रेजिस्टेंस होगा, ठीक है? पहले हमने क्या करेंगे, पहले हम लोग एक सिंगल वायर ले लेंगे और उसका रेजिस्टेंस मान लेंगे हम लोग एक बार के लिए x1, और यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे और देख लेंगे कि x1 की वैल्यू क्या आ रही है। मान लो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला 2 ओम और हम देखते हैं कि बैलेंसिंग लेंथ हमारी आ रही है 50 सेंटीमीटर पे, तो हमने बोल दिया कि ये x1 पे कितना होगा, 2 ओम होगा। फिर हम क्या करेंगे, 3 वायर लेंगे और तीनों को जोड़ देंगे सीरीज में, ऐसा, और कनेक्ट कर देंगे हम लोग वहाँ पे जहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस होगा। जब तीनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम कितना, 6 ओम हो जाएगा ये। अगर ये 6 ओम हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि अब जब हम लोग अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से, तो बैलेंसिंग लेंथ कुछ अलग आएगा। तो बैलेंसिंग लेंथ कुछ अलग आएगा तो हम बोलेंगे कि उसके बाद हम फिर हम इस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर 2 ओम के निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो एक्स की वैल्यू आएगी ना, वो सिंगल वैल्यू से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सीरीज लॉ हो गया। अगर मान लो पैरेलल लॉ है तो हमने पहले क्या 2 ओम का निकाल लेंगे, फिर हम 2 ओम और 2 ओम को लगा देंगे पैरेलल में, और इस इसका हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है? और देखेंगे कि कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस आ रहा है, हमने अगर इसका अगर बाय 3 कर देंगे सिंगल का, तो हमें कॉम्बिनेशन का मिल जाता है, मतलब पैरेलल लॉ वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है? ये क्या थोड़ा-सा ये वाला पार्ट समझना थोड़ा-सा हेज़ी होगा, बिकॉज़ ये क्या प्रॉपर एक्सपेरिमेंट की चीज़ होती है, ठीक है? लेकिन फिर भी हमारे इसके मैं 1-2 क्वेश्चन्स करवा देता हूँ तो पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो बोर्ड में आ चुके हैं ना क्वेश्चन? हाँ, देखो क्वेश्चन क्या है? अब कुछ न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ मैं। ये न्यूमेरिकल आ चुका हुआ है 2010 में सीबीएसई बोर्ड में, 2010 का। क्वेश्चन ऐसा है, इन अ मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ये ए पॉइंट है और
डेटा दिया गया नल पॉइंट is from is 50 centimeter is 60 centimeter from ठीक है। ये ए पॉइंट है, नल पॉइंट कहाँ पर है 60 सेंटीमीटर, मतलब ये एल कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एस, ये एस है ठीक है जो रेजिस्टेंस बॉक्स, इफ 5 ohm is connected in series with S, इसके साथ कितना कनेक्ट किया गया 5 ohm, ठीक है। देन नल पॉइंट is 50 centimeter from it, full stop, find R and S। सवाल समझ में आया कि नहीं आया कि अगर R1 है RB है ठीक है, नल पॉइंट कहाँ पे, ये पूरा सेटअप बनाया गया नेचुरल सेटअप जैसा है, तो हमको 60 सेंटीमीटर पे हमको मिलता है जीरो डिफ्लेक्शन। अब क्या हुआ अगर हमने इसके साथ इस रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ ये ऐसे ये ऐसे जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये ऐसे ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस। हमने क्या किया, नल पॉइंट कहाँ मिलता है 50 हमको मिलता है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। अगर हमने 5 ओम का कनेक्ट कर दिया इन सीरीज विथ एस, हमने यहाँ पे क्या किया 5 ओम का और कनेक्ट कर दिया, तो हमको कहाँ मिलता है सेटअप, हमको ये मिलता है 50 सेंटीमीटर पे मिलता है 50 सेंटीमीटर पे मिलता है हमको फ्रॉम ए। तो बताना है कि ये कितना है, एस और आर की वैल्यू क्या है, ये एस और ये आर। फाइव ओम इसका रेजिस्टेंस है जो कनेक्ट किया हमने एस के साथ, पहले एस और आर था ठीक है, एस और आर था तो बैलेंसिंग पॉइंट था 60 सेंटीमीटर फ्रॉम है, खाली एस और आर है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या किया, इस एस के साथ का 5 ओम हमने और जोड़ दिया सीरीज में ठीक है, और इसको नहीं छेड़ा हमने। फिर अब क्या देखते हैं हम लोग कि बैलेंसिंग लेंथ जो है वो हमको कहाँ पे शिफ्ट हो गई है, वो शिफ्ट हो गई है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, तो यहाँ पे आ गई, पहले 60 पे थी अब यहाँ पे आ जाएगी समझे। तो बताओ कि इसका वो क्या होगा। तो एक क्वेश्चन में देखो करके बता रहा हूँ, अगर पहले एस और आर है तो बोल सकता हूँ एस बाय आर, R1 बाय R2 इक्वल्स टू 24 ओम। चेक कर लेते हैं एक बार, एस बाय आर इक्वल्स टू हो जाएगा 60 बाय 40, ओके चेक कर लेते एक बार, एस बार हो जाएगा 60 दैट इज 3/2। अब क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन, अब हमने 5 ओम को जोड़ दिया सीरीज विथ एस, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एस प्लस 5, ये आर तो वैसा का वैसा ही है। अब बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, तो अब लिखेंगे 50 बाय 50, तो ये कितना हो जाएगा एस प्लस 5 एक बार चेक कर लो, एक बार रुको चेक कर लेता हूँ, एस प्लस 5 इक्वल टू आर,
हाँ, सीरीज में उसको सही से ले लो, s + 5 = r। और दूसरा देख लो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा कि s/r = 3/2 है। तो s मतलब कितना हो गया, 1.5 r हो गया। ठीक है, ये r को इधर भेज दो तो 0.5 r हो जाएगा, = 5। तो r कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा ना। अगर r 10 ओम है तो s तो निकल ही सकता है। आया कि नहीं आया, सबको समझ में बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो पूछो। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ इस टाइप का। इसको फटाफट नोट कर लो। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना तो वो लोग क्या बोलेंगे पहले कि एस और आर है, ठीक है, तो इतना बैलेंसिंग। फिर इसके साथ हमने पैरेलल में जोड़ दिया, इसके साथ हमने सीरीज में जोड़ दिया। तो पहला इक्वेशन तो जैसा नॉर्मल है वैसा बना लो। फिर जब मान लो किसी के साथ हमने सीरीज या पैरेलल में जोड़ दिया है तो उसका नया रेजिस्टेंस लिख दो, बाय दूसरा वाला करके लिख के दिखा दो। बोलो रचित। अभी एक सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं इस टाइप का, इसको नोट करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, पैरेलल में फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। अभी अभी सीरीज का था, पैरेलल का दे रहा हूँ, ठीक है। सर आपने इसमें -0.5 आएगा ना, आर 1 क्या बोल रहे माइनस हो? 1.5, 1 माइनस 1.5 करेंगे तो -0.5 आ रहा है ना, नेगेटिव में आ जाएगा सर। Sir, -10 आंसर आ रहा है रेजिस्टेंस। हाँ सर। -10 आ रहा है। एक मिनट, कुछ क्वेश्चन में कुछ है क्या? s/r। चलो कोई नहीं। सर हाँ, इसका ना शायद से पता है, मुझे लगता है कि क्वेश्चन में ना कुछ ये लोग इसको इधर रखे होंगे। बाकी मेथड समझ में आ गया ना, ठीक है। मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो मैं इस टाइप का क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिगर पूरा वहां पे ऐसा था। ये वाला क्वेश्चन मैं एग्जैक्टली कॉपी करके दे रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। है ना, थोड़ा आगे पीछे हो गया था क्वेश्चन में ही, लिखा कुछ था मैंने। मेरा जो पहले फिगर बना हुआ था ना उसके अकॉर्डिंग मैंने दे दिया। बाकी मेथड में कोई दिक्कत नहीं है। ये मीटर स्केल है, ये रेजिस्टेंस है, ये 12 ओम है, ये 6 ये एस। यहाँ पे इन मीटर ब्रिज null point is at in meter bridge null point is at 40 centimeter from here। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, if resistance
12 ओम दिखा यहाँ पे, इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एस, null point is 50 centimeter from A, ये A, ये B है, ठीक है। डिटरमाइन R एंड S। फटाफट करो जल्दी से इसको। पहला स्टेप क्या होगा, R बाय S को लिखोगे 40/60, ये 45 होगा तो ये 60 होगा, क्योंकि तो हमेशा 100 सेंटीमीटर, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर लिखेंगे R बाय, अब क्या देखो, अभी पैरेलल हो गया ना, तो पैरेलल क्या होता है, फॉर्मूला देखो तो R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ये पैरेलल का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ये मैंने बोला था याद कर जाना इसको, ठीक है। अगर R1 R2 पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2 बाय R1 प्लस R2 12 into S और 12% इक्वल टू क्या हो जाएगा ये। अभी कहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ है, अभी बैलेंसिंग लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो 50/50, ठीक है। जरा सॉल्व करो तो दोनों इक्वेशन को, देखो तो आंसर क्या आता है। ध्यान से इसको सॉल्व करो, तो नहीं आया तो पूछो। आया वैल्यू, बताओ क्या आंसर आ रहा है। ओके, बाकी लोग भी तो आंसर सबको ही, ये देखो ये कट जाएगा, ये 1 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा R बाय S हो जाएगा 2/3, और यहाँ पे R हो जाएगा 12S बाय 12 प्लस S, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3S हो जाएगी ना। यहाँ से देखो तो R क्या हो जाएगा, 2/3S हो जाएगा, इक्वल टू 12S बाय 12 प्लस S, ये 2 6 12, तो 12 प्लस S हो जाएगा 18, S हो जाएगा 6, ठीक है। इसको चेक कर लो एक बार, चेक कर देता हूँ। और कैपिटल R क्या हो जाएगा हमारा, 2/3 into 6 दैट इज 4 है। हाँ सही आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में याद रखना आएंगे। मैंने पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने थोड़ा डायग्राम, जो पुराना डायग्राम था ना, उससे मैच करने में क्या डेटा इधर उधर हो गया, ठीक है। तो उसके लिए कोई बात नहीं है। ध्यान रखना है कि हमारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि पहले 2 रजिस्टर है, कितना बैलेंसिंग लेंथ, फिर एक के साथ सीरीज में लगा दिया, या फिर एक के साथ पैरेलल में लगा दिया, या एक के साथ 2 पैरेलल में लगा दिया, या एक के साथ 2 सीरीज में लगा दिया, कुछ भी ऐसा करके ना हमें दे देंगे, और फिर से हमें दूसरा इक्वेशन निकालना होगा उसकी हेल्प से, और हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई।
यस सर। ठीक है ना। ऐसे सवाल देखो हमारे बोर्ड एग्जाम में ना ऐसे सवाल काफी बार आ चुके हुए हैं, इसलिए इस तरह के सवालों पे ध्यान रखना। मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा एक चीज और अधिकतर मीटर ब्रिज में पूछा जाता है, जो क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है और ये ना स्कूल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्या पूछते हैं वो लोग कि अगर मान लो ऐसे मीटर ब्रिज है या ऐसे मान लो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है, बहुत कॉमनली पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और ये हमारा इसको ऐसे करके बैलेंस है, बैलेंस है, ठीक है। अब बोला गया इफ द पोजीशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड द बैटरी इज इंटरचेंज विल गैल्वेनोमीटर स्टिल शो जीरो डिफ्लेक्शन। आई बात समझ में। अब क्या किया गया, हमने ना इसको इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज कर दिया मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको हमने यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे लगा दिया, और बैटरी को हमने यहाँ से हटा करके यहाँ पे लगा दिया। बैटरी ऐसे लग गई, गैल्वेनोमीटर ऐसे आ गया। लो, तो क्या अभी भी जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा? आंसर इज यस। अभी भी ये क्या करेगा, हमको जीरो डिफ्लेक्शन ही दिखाएगा। क्योंकि देखा जाए तो हमने किया क्या, सेटअप तो हमारा ऐसा था। हमने बस अब यहाँ पे एक ही काम किया है कि हमने यहाँ पर जो पोजीशन है, क्या कहते हैं, कॉर्नर्स की, वो हमने चेंज कर दी है। अगर हमने कॉर्नर्स की पोजीशन चेंज कर दी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। क्योंकि अब पहले क्या था, देखो पहले R1/R2 इक्वल टू R3/R4 था, तो बैलेंस था ये। अब इस सिचुएशन में क्या आ गया, इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो अगर बैटरी अगर इस तरह से अगर आ जाती है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि R1/R3 इक्वल्स टू R2/R4 होगा, है ना, एडजेसेंट। अब पहले ये दो एडजेसेंट है, अब जब हमने इंटरचेंज कर दिया है तो अब ये दो एडजेसेंट बन गए। आई बात समझ में। तो क्योंकि कैलोरीमीटर था तो ये उस समय ये दो एडजेसेंट थे, अभी यहाँ पे आ गए कैलोरीमीटर, बैटरी यहाँ पे आ गई, अब ये दोनों एडजेसेंट हो गए। अब ये दोनों अगर एडजेसेंट है तो अभी भी तो अगर देखो तो R1/R3 इक्वल टू R/R4 ये कंक्लूड कर सकते हो पहले वाले से। तो अभी भी ये कैसा रहेगा, बैलेंस ही रहेगा। गैल्वेनोमीटर विल स्टिल शो जीरो डिफ्लेक्शन। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि इफ द पोजीशन ऑफ द बैटरी एंड द गैल्वेनोमीटर इज इंटरचेंज विल द गैल्वेनोमीटर शो स्टिल शो जीरो डिफ्लेक्शन। आंसर इज यस, ठीक है। बिकॉज इट विल, ऐसा लिख के आना, ये लिख देना वहां पे, बिकॉज इट विल स्टिल फॉर्म अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। 2 मार्क का बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई पेज नहीं लगाया जा सकता क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज के लिए काफी इतना। ठीक है, फिर हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में अब आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। बाय। Bye. Thank you, sir.